जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। दिख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन यह टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग फुल डिस्कशन के साथ करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने शुरू किया है 4 जो इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद 20 टेस्ट सीरीज लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। टोटल इसमें 24 है ना। तो देखिए अति महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें हम लोग जो है कल में करा चुके हैं आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का। ये जो था 21वां नंबर सेट है ना, जो 26/8/2025 में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं बिहार डीएलएड एग्जाम, जो 26/8/2025 में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ये 22वां नंबर सेट है, लेकिन हम लोग का होगा ये सेकेंड नंबर सेट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एग्जाम सेट नंबर है हम लोग का 22, बट हम लोग कर रहे हैं दोस्तों 2 नंबर, क्योंकि प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करे हैं। 26/8/2025 में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। सेक्शन 1 आपका आता है जनरल हिंदी का। आइए देखते हैं जनरल हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, सेक्शन 1 में जनरल हिंदी में क्वेश्चन आपसे था कि पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु ने भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? कौन सी अलंकार है इसमें बताएंगे। पाई अपूर्वा स्थिरता मृदु वायु ने भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। तो देखिए आपको हम पहले भी बता चुके थे, जहाँ पे जानहु मानो मनो आ जाए तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं मानो, ये कौन सा अलंकार आ जाएगा हम लोग का, तो ये अलंकार हो जाएगा दोस्तों। अब बता पाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर हम लोग का डी होगा। यहाँ पे कौन सी अलंकार होगी? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सी अलंकार है, ये आपको बताना है। देखिए रहीमन जो गति दीप की, ठीक है, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरो होए। इसमें आपको अलंकार बताना है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपको बताया गया है, कह रहा है यहाँ पे दीप और कपूत के बीच का मतलब कि मायने यदि आप जानोगे ना, तब आप यहाँ पे बता पाएंगे कि इसमें अलंकार कौन सी आ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है ना कि बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरे हुए। इसमें बारे का अर्थ यदि आप निकलोगे ना, तो बारे का मतलब होता है दीपक, है ना। दीपक जलने से है। और कपूत का व्यवहार से होता है, कपूत का व्यवहार से क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है ना। कपूत का भी मतलब वही होता है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलंकार कौन सी निकली है आपकी। तो अलंकार जो निकली है दोस्तों, ये आपकी निकली है श्लेष अलंकार। कौन सी निकली है? श्लेष अलंकार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, है ना। कौन सा होगा? देखिए उपमा क्यों नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, तो उपमा अलंकार में दो वस्तुओं की समानता बताई जाती है ना। यहाँ पे समानता बताई नहीं जा रही है। देखिए और रूपक अलंकार क्यों नहीं होगा, तो रूपक अलंकार में उपमेय तथा उपमान में अभेद बताया जाता है, और यमक तो है नहीं, योजक चिन्ह रहता है यमक में। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कनक कनक ते शौगुनी, मदकाता अधिकाए, या खाए बैराए जग, वा पाए बैराए। इसमें आपको बताना है शब्द शक्ति, कौन से शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है बताइएगा। तो देखिए शब्द शक्ति 3 होते हैं, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। इसी 3 में से कोई है अभिधा लक्षणा व्यंजना, ठीक है ना। बता दीजिए कौन सा होगा करेक्ट। तो आप बता पाएंगे दोस्तों। देखिए कनक कनक के शौगुनी मदकाता अधिकाए, या खाए बैराए जग, वा पाए बैराए। तो यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, ये एक शब्द जो है व्यंजना शब्द शक्ति में आता है ना। जहाँ पे शब्द का सतही अर्थ से अलग गहरा जो व्यंग्यात्मक अर्थ निकलता है ना, इसलिए यहाँ पे कह रहा है जैसे कि कनक कनक ते शौगुनी मदकाता अधिकाय, या खाए बैराय, या पाए बैराय में कनक जो है क्या है, धतूरा, और सोना दोनों को व्यंजित करता है, जो दोहरे अर्थ से नैतिक संदेश देता है। इसलिए हम लोग का जो होगा आंसर वो हो जाएगा सी, व्यंजना हो जाएगा।
आ जाइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओज गुण का प्रयोग किस रस में करते हैं हम लोग? ओज गुण का प्रयोग जो है किस रस में करेंगे बताइए। तो ओज गुण का प्रयोग जो आप बता दें दोस्तों, ये आप करिएगा वीर रस में। किस में करेंगे? वीर रस में करिएगा। ओज गुण जो है काव्य में तेजस्वीता, उत्साह और सशक्ति का उत्पन्न करता है, जो वीर रस के लिए उपयुक्त है ना। यहाँ पे वीरता, युद्ध और साहस का वर्णन होता है, जैसे महाकाव्यों में होता है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया है वत्सल्य रस, तो वत्सल्य रस के बारे में आप देखेंगे तो वत्सल्य रस में स्नेह और ममता का रस होता है। यहाँ पे जो है माधु मधुयुर गुण अधिक होता है ना। और श्रृंगार रस में तो प्रेम और सौंदर्य का रस होता है, जहाँ पे प्रसाद गुण प्रधान होता है ना। देखेंगे आगे कह रहा है काव्य में जब दो विभिन्न वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा वहाँ पे? अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा है क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसमें कौन सा अलंकार बताया है ना आपको कि दो वस्तुओं की समानता बताई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं उपमा अलंकार। तो यहाँ पे बोल तो रहा है ना कि समान गुण धर्म के कारण समानता बताई जाती है, तो उसे हम लोग उपमा अलंकार कहेंगे। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अनुप्रास तो आपको पता है जो पुनरावृत्ति करती है, मतलब बार बार वही आती है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग को वाक्यों को बताना है कि कौन सा इसमें शुद्ध है। आइए देखते हैं कौन इसमें शुद्ध है। देखिए कौन सा है इसमें, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। तो देखिए पहला वाक्य है क्या, मैं समझता हूँ कि वह वहां जरूर गया होगा। देखिए यहाँ पे तो ये पहला ही वर्ड आपका पूरे तरीके से करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आगे देखेंगे कि वह सब क्या कह रहा है कि वह सब कल चक्र के पहिए के नीचे पीस गए। वह सब कल चक्र के चाहिए पहिए के नीचे पीस गए। यह वाक्य क्या है दोस्तों आपका अशुद्ध है। क्यों है कि पीस गए के बजाय होगा पीसे गए होता है यहाँ पे, है ना। पीस गए के बदले पीसे गए होता है यहाँ पे, तब जाके ये करेक्ट होता है। इस कारण ये आपका गलत हो गया। आगे देखेंगे कि उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रातः काल के अतिरिक्त जो है यहाँ पे प्रातः काल, जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रातः काल पर्याप्त है। यहाँ पे समय आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो प्रातः काल ही होना चाहिए था, यहाँ पे समय नहीं लगाना है, ठीक है। आगे देखेंगे तो इस कारण ये भी गलत हो गया। इसके बाद वे वापस लौट आए, तो इसके बाद वे वापस लौट आए, ये भी गलत है। क्यों? वापस लौट, वापस लौट ये दोहरावा है ना। लौट आए, लौट आए पर्याप्त है, मतलब सिर्फ हम लोग वापस न लिख करके सिर्फ लौट आए कहते तब भी सही होता। तो इस कारण ये भी आपका सेंटेंस गलत है, यानी आंसर हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। देखिए नकदी के लिए, नकदी के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त समानार्थक शब्द आपका क्या होगा बताना है, बताइए। नकदी के लिए हो जाएगा हार्ड कैश। हार्ड कैश मतलब ठोस नगद धन, है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, मैत्री को राह बताने को गधांश है, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे, दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे। देखिए ऑप्शन आपके पास 4 हैं, बताएंगे तो आप बताएंगे थोड़ा सा राज्य लेकर, 10 गांव लेकर, 1 गांव लेकर, 5 गांव लेकर। तो आंसर बताएंगे यह 5 गांव लेकर यह जो है तैयार थे समझौता करने के लिए, है ना। तो आंसर हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। भरत मुनि ने
भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? भरत मुनि कितने रस माने हैं? तो भरत मुनि जो है दोस्तों वह रस माने हैं 8 रस माने हैं। आंसर बी करेक्ट होगा। रस कौन कौन सा है जो भरत मुनि ने बताया है? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। देखिए आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ बताना है। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए। पगड़ी रखना का आप बता पाएंगे मतलब इज्जत बचाना। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए अगला, बैन सुनया जबते मधुर तबते सुनत न बैन, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। में कौन सा अलंकार है? बैन सुनैया तबते मधुर तबते सुनत न बैन। इसमें जो है मधुर वाणी सुनकर भी न सुनने का विरोध भाव जताया गया है, तो सीधे से हम लोग का आंसर एक ही दिख रहा है, वो है विरोधाभास अलंकार यहाँ पे ना। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में जो आपका समास आ जाएगा दोस्तों वह आ जाएगा द्विगु समास। कौन आएगा? द्विगु समास में संख्या और वस्तु का योग होता है। चौराहा मतलब चौराहा 4 के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। 4 एक संख्या है, राह मतलब रास्ता, यानी आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। संसार का संधि विच्छेद आप करिए। संसार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? संसार का संधि विच्छेद आप करेंगे ना, सम जोड़ सार। देखिए कहाँ पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका है बी, सम जोड़ सार संसार। यह स्वर संधि है जहाँ पे सम और सार का मिलने से हम लोग म विसर्ग बनकर स में जुड़ता है, संसार होगा। देखिए किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? किसमें नहीं है अव्ययी भाव समास? तो देखिए अव्ययी भाव समास जो है किसमें नहीं है? हर एक इसमें है, प्रत्येक इसमें भी है और भरसक इसमें भी है, लेकिन आपका जो है महाजन इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव समास इसमें नहीं है तो कौन सा है महाजन में? महाजन में है कर्मधारय समास, महा जोड़ जन, जबकि अव्ययी भाव इसमें प्रधान होता है ना। जैसे हर एक, ये जो है हमारा हर एक, इसमें अव्ययी भाव समास है। हर जोड़ एक, प्रत्येक में देखिए प्रति जोड़ एक, भरसक में देखिए भर जोड़ सक, है ना। देखेंगे आगे क्वेश्चन। ऐसे हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी करेक्ट हो गया। कह रहा है कि जहाँ कारण और कार्य का अलग बताया जाए वहां पे अलंकार बताइए। जहाँ कारण और कार्य को अलग बताया जाए वहां पे कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? वहां पे असंगति अलंकार होगा। असंगति में कारण के बिना कार्य की कल्पना होती है जो आश्चर्य उत्पन्न करता है। आंसर ए करेक्ट होगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो यह कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? बता देंगे, यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। देखिए सुसम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, इसमें आपको अलंकार ढूंढना है। सुसम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, इसमें अलंकार कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये चिन्ह जो दिख रहा है आपका हाइपन, इसी से हम लोग सीधे से पकड़ पाएंगे कि इसमें है कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सोनार गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है आपको बताना है। सोनार गहने बनाता है, इसमें अलंकार बताइए कौन सा है? सोनार गहने बनाता है, बनाने का काम कर रहा है, क्या कर्मवाच्य होगा, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, सभी? तो इसमें हो जाएगा कृत्यवाच्य होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। क्योंकि सोनार जो है करता है, जो काम कर रहा है। आगे देखेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन आपसे, शगन में कितने लघु और गुरु वर्ण है? कितने लघु और गुरु वर्ण है शगन में? तो शगन में बताए 2 लघु और 1 गुरु, तो कौन सा होगा 2 लघु और 1 गुरु? तो आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 लघु है और 1 गुरु है। इस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है, कौन से समास में बताइएगा? तो आप बताएंगे कि तत्पुरुष समास ऐसा है जिसका उत्तर पद मतलब अंतिम पद जो होता है प्रधान होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद क्या होता है? मुख्य होता है, जैसे राजकुमार, है ना।
जैसे राजकुमार, कुमार यहाँ पे क्या हो गया, प्रधान हो गया। देखिए आगे है, जब उपमेय और उपमान दोनों के शब्द द्वारा अभेद बतलाया जाता है तब कौन सी शब्द शक्ति होती है। उपमेय तथा उपमान दोनों के शब्दों के द्वारा अभेद बतलाया जाए तब कौन सी शब्द शक्ति आएगी। तब आपकी शब्द शक्ति जो आ जाएगी वो होगी सारोपा, सारोपा लक्षणा हो जाएगी, है ना। सारोपा लक्षणा रूपक जैसी होती है जहाँ पे अभेद होता है ना। और रूढ़ लक्षणा नहीं है क्योंकि रूढ़ी सामान्य लक्षणिक है यहाँ पे। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। देखेंगे आगे, दिए गए प्रश्न में काले पद बंद भेद बताएं। देखिए काले पद बंद दे दिया है, यहाँ पे काले नहीं तो लाल में दिया हुआ है ना, कोई ना। हम लोग देखते हैं क्या है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो हमसे बस इतना ही पूछा गया, अयोध्या के राजा दशरथ, इतना में हमें बता देना है कि कौन सा पदबंध है। बताएंगे कौन सा पदबंध है इसमें, तो आंसर बताएंगे इसमें जो है संज्ञा पदबंध है। क्यों, क्योंकि अयोध्या भी एक संज्ञा है, यहाँ पे राजा दशरथ भी एक क्या है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, कोई भी छंद जो है किसमें विभक्त रहता है, तो आप बता देंगे चरणों और यति दोनों में रहता है। आंसर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा अशुद्ध है वाक्य। आइए देख लेते हैं कौन सा अशुद्ध वाक्य है। कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का पहला ही कि गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। तो देखिए गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, यहाँ पे हम लोग का पहला ही गलत मिल गया। और इसमें क्या गलत है देखते हैं हम लोग। अशुद्ध है, यहाँ पे गुरुदेव के बाद अल्प विराम होना चाहिए, है ना। गुरुदेव के बाद अल्प विराम होना चाहिए था। जैसे गुरुदेव, अल्प विराम मतलब आप समझते होंगे, ये कॉमा जिसे हम लोग बोलते हैं उसे अल्प विराम हिंदी में बोलते हैं ना। तो गुरुदेव के बाद ये होना चाहिए था, जो इसमें है नहीं, तो इस कारण हमारा ये वाक्य जो है अशुद्ध हो गया, है ना। तो आंसर हम लोग का पहला ही करेक्ट हो गया। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुरेश गीत गा रहा था, इसमें कौन सा भूतकाल है। वो तो भूतकाल है ही, सुरेश गीत गा रहा था, कौन सा भूतकाल है ये आपको बताना है। कौन सा भूतकाल है, तो आप बता पाएंगे यहाँ पे है अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया जारी रखने का भाव, जैसे गा रहा था, निरंतरता दिखाया जाता है, उसे हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। अब आता है हम लोग का सेक्शन नंबर 2 जनरल इंग्लिश का। देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपसे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन हम लोग का, सम मिल्क डैश नीडेड, सम मिल्क डैश नीडेड। बताइए क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग का, सम मिल्क डैश नीडेड, सम मिल्क वर नीडेड, सम मिल्क आर नीडेड, सम मिल्क इज नीडेड, सम मिल्क हैव नीडेड। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, तो आप बता पाएंगे सम मिल्क इज नीडेड। आंसर हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर सी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स मिल्क है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो होगा हमारा सिंगुलर होगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है हमारा आइटम्स, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब है कि अंतिम क्षण में, मतलब आखिरी मौका पर। तो देखिए क्या होना चाहिए हमारा आंसर, कह रहा है एट द लास्ट मोमेंट, पहला ही हम लोग का करेक्ट मिल गया। हाँ बिल्कुल लास्ट मोमेंट, राइट आंसर ए करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन हम लोग से, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन डैश द मूवी बिफोर he read the review। रोहन डैश द मूवी बिफोर he read the review। आंसर क्या होना चाहिए था, तो रोहन जो होता है, रोहन देखेगा तभी तो बता पाएगा ना कि उसका रिव्यू दे पाएगा। तो इस कारण हम लोग का आंसर जो होगा, रोहन हैड वॉच्ड, उसने देखा तब जाके उसके बाद वो रिव्यू किया इस मूवी के बारे में। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। रोहन हैड वॉच द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस, आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसे देखा कल, है ना। तो क्या इसका बनाएंगे दोस्तों, इसका बनाइएगा आप
क्या यू हैव बीन सीन यस्टरडे? बिल्कुल नहीं, ये तो होगा नहीं। दूसरा का देखते हैं, इसमें तो हैड लगा है तो ये भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे शॉ है, V2 है, मतलब यहाँ पे वॉज आना चाहिए था, है ना। तो ये वर्ड तो होगा नहीं। आपका बच गया एक ही ऑप्शन, वो है सी, ही वॉज सीन यस्टरडे बाई मी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे होगा सी करेक्ट। देखेंगे आगे, वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाई यू? चेंज इन एक्टिव वॉइस। आइए इसे हम लोग एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं, क्या होगा। इसे एक्टिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे दोस्तों। तो वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाई यू, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, वाई तो आएगा ही, वाई शुड यू इंसल्ट मी होना चाहिए। तो आंसर हम लोग का पहला ही करेक्ट है, वाई। क्या होगा दोस्तों, वाई डू नहीं, डू तो आएगा नहीं, वाई शुड होगा। ऑप्शन नंबर, वाई शुड यू इंसल्ट मी। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट होगा, ए नहीं होगा दोस्तों। आपका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्या है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सीता और हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड। सीता और हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों सीता और हर ब्रदर्स, मतलब यहाँ पे प्लूरल्स है तो ये हो जाएगा आर का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, है ना। सीता और हर ब्रदर्स आर टू बी ब्लेम्ड। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन एन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है आई एम टू डू इट। आई एम टू डू इट, इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, बताइए। इसका पैसिव बनाइएगा तो इट इज तो होगा ही, इट इज टू बी डन बाय मी, पहला ही हम लोग का करेक्ट हो गया है दोस्तों, इट इज टू बी डन बाय मी, करेक्ट हुआ हमारा पहला आंसर। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास कि डैश द इंजन ड्राइव सॉ द डेंजर, ही अप्लाइड द ब्रेक्स। क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों। तो आइए इस सभी को हम लोग रख के देख लेते हैं कौन सा फुलफिल करेगा। यहाँ पे कहने का मतलब है दो घटनाएं तुरंत एक के बाद हो तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एज सून एज लगाएंगे ना। तो इस कारण हमारा ऑप्शन जो होगा करेक्ट सी होगा, एज सून एज द इंजन ड्राइवर सॉ द डेंजर ही अप्लाइड द ब्रेक। आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारा क्वेश्चन, नाइदर ऑफ देम डैश इंग्लिश, नाइदर ऑफ देम डैश इंग्लिश। तो नाइदर ऑफ देम नोज इंग्लिश, आंसर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, है ना। क्या नंबर ऑफ, नाइदर ऑफ, नॉन ऑफ रहे तो सीधे से हम लोग सिंगुलर वर्ब की तरफ जाएंगे, आंसर ए करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है हमारे पास सेंटेंस, कह रहा है यहाँ पे सेंटेंस, ही हैड बीन वॉकिंग इन द गैरेज। बताइए ये जो सेंटेंस है आपको बताना है कौन सा टेंस में यूज हुआ है। वर्किंग है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आएगा ही आएगा, और कौन सा परफेक्ट है, क्या फ्यूचर है ये या फिर पास्ट है। फ्यूचर में तो विल, शैल ये सब लगा रहता ना, तो इस कारण हमारा फ्यूचर तो होगा नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस है नहीं, परफेक्ट प्रेजेंट है नहीं, बच गया एक ऑप्शन, वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आंसर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है, हमको नारेशन बनाना है। आइए नारेशन को बनाते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, यू शुड रिवाइज योर लेसन। यू शुड मतलब तुम्हें अपने लेसन का रिवाइज करना चाहिए। ही सेड टू द स्टूडेंट, उसने स्टूडेंट से कहा। तो बताएंगे हम लोग क्या इसका बना सकेंगे। तो देखिए बनेगा इसका, ही डैश द स्टूडेंट्स टू रिवाइज। बताइए क्या होगा यहाँ पे दोस्तों। तो बताएंगे हम लोग वहाँ पे क्या किए, उस स्टूडेंट को टीचर क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं ना, सलाह देते हैं। तो बनाएंगे ही एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू रिवाइज देयर लेसन। आंसर बी करेक्ट होगा हम लोग का। देखेंगे, चूज द
करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है क्वेश्चन हम लोग का? क्वेश्चन है इफ ही फॉरगॉट अबाउट इट आई डैश रिमाइंड हिम। क्या होगा करेक्ट यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट होगा इफ ही फॉरगेट अबाउट इट आई वुड, क्या होगा? आई वुड रिमाइंड हिम। आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि चिल्ड्रेन इन द फाउंडेशनल स्टेज आर मोर एंगेज्ड इन लर्निंग व्हेन। क्वेश्चन है कि चिल्ड्रेन इन द फाउंडेशनल स्टेज आर मोर एंगेज्ड इन लर्निंग व्हेन। बताइए इसमें क्या होगा दोस्तों? तो आंसर यहाँ पे बताइएगा क्या कि दे यूज्ड मल्टीपल सेंस एंड एक्टिविटीज यूज देयर हैंड्स। आंसर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट गिवन स्टेटमेंट। क्या है हमसे क्वेश्चन पूछा गया? द जज कमांडेड देम टू डैश फर्स्ट विटनेस। बताइए क्या ऑप्शन होंगे यहाँ पे फिल अब बताएंगे। यहाँ पे होगा द जज कमांडेड देम टू कॉल फर्स्ट विटनेस, है ना, पहला विटनेस को बुलाते हैं। आंसर ए करेक्ट होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारा? आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। बताइए क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे? फॉन्ड मतलब हमेशा यहाँ पे पोजीशन क्या लेगा? फॉन्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो लगेगा ऑफ लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे है अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 सेज आई gave my work a final check for accuracy before submitting it to the teacher. The student is working at the writing stage of dash। बताइए क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे राइटिंग जो है प्रोसेस का आखिरी स्टेज है, तो इस कारण हम लोग का ऑप्शन जो होगा यहाँ पे प्रूफ रीडिंग होगा। क्या हो जाएगा? प्रूफ रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। देखेंगे चूज द करेक्ट फ्रेज, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है क्वेश्चन? देयर टीचर डैश सेड इफ दे हैड नॉट पास्ड देयर एग्जाम। बताइएगा क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? कह रहा है देयर टीचर डैश सेड मतलब उसके टीचर बोलते हैं इफ दे हैड नॉट पास्ड देयर एग्जाम। ऑप्शन होंगे हम लोग का करेक्ट देयर टीचर वुड हैव बीन सेड, है ना, इफ दे हैड नॉट पास्ड देयर एग्जाम। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट होंगे यहाँ पे दोस्तों। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट अप्रोप्रिएट विथ अप्रोप्रिएट आंसर। क्या है हमारा क्वेश्चन? वी हैव नॉट गॉट डैश मनी। बताएंगे क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? देखिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ यहाँ पे मनी यूज किया गया है, तो हम लोग करेंगे मच का उपयोग, है ना। क्या होगा? वी हैव नॉट गॉट, we have not got much money। आंसर बी करेक्ट होंगे हमारा, है ना। देखिए आगे कह रहा हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रैकेट्स इज या आर देयर। बताइए कितने टाइप्स के होते हैं ब्रैकेट्स? तो आपको पता होगा दोस्तों कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के। पहले होते हैं आपका बिग ब्रैकेट, फिर होते हैं मिडिल ब्रैकेट, फिर होता है स्मॉल ब्रैकेट, होता है ना। तो ये 3 ब्रैकेट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके? ये 3 ब्रैकेट्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए आगे देखते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है हमारा आइटम? आइटम्स विद इन अ स्टोन्स थ्रू, विद इन अ स्टोन्स थ्रू। इसका मतलब पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है। इसका मतलब होता है बहुत ही नज़दीकी, पास में, है ना। बताइए क्या होगा फिर इसका? सीधे से एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, वेरी नियर दिख रहा है ना। आंसर आप बी लगा देंगे, वेरी नियर। तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट हुआ। आगे आइए देख सेक्शन 3 मैथमेटिक्स का है 3। इसमें देखेंगे कि 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2 और 3 के रेशियो में है, अनुपात में है, तो इनकी ऊंचाई जो है 5 और 3 के रेशियो में है। तो हमको बताना है इनके आयतन का अनुपात कितना होगा। आयतन क्या होता है बेलन का, पहले ये याद होगा तो बहुत ही आसानी से आप बना पाइएगा। क्या है? 2 और 3 और 5 3। देखिए
रेडियस का जो है 2 और 3 का है रेशियो, 2 और 3 का, और हाइट का जो है दोस्तों ये 5 और 3 का रेशियो। हमें आयतन पहले देखना है, आयतन क्या होता है? तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। रेशियो यहाँ पे लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। आर कितना है पहला वाला का 2, 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 लिख लो। एच कितना है? एच 5 है, गुणे 5 कर दो। यहाँ पे रेशियो रखते हैं हम लोग, है ना? आर कितना है दूसरे वाले का? 3, 3 तिया 9, और एच कितना है? 3, 3 रखो। ये 4 और 5 में गुणा करोगे तो 20 आएगा, है ना? दूसरा रेशियो 9 और 3 में गुणा करोगे 27 आएगा। इससे छोटा तो होगा नहीं। 20 और 27 का रेशियो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी है ना करेक्ट, तो राइट आंसर बी बन जाएगा। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि 60 डिग्री के कोण, यदि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींचा जाती है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई जो बताना है वो कितनी होगी? आइए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कैसे ये बनाना है। इसमें बोला गया है ना कि एक यहाँ पे वृत्त है, ठीक? ये वृत्त से एक स्पर्श रेखा भी खींची गई है, 60 डिग्री पे झुकी हुई है। पहले तो स्पर्श रेखा खींच लेते हैं हम लोग। स्पर्श रेखा खींच ली। ये स्पर्श रेखा यहाँ पे खुद बता दिया है वो कितना है? 60 डिग्री पे है। दो स्पर्श रेखाएं जो 3-3 सेंटीमीटर की है। पहले तो यहाँ पे ये देख लो, ये जो हमारे बनेंगी ये 3 सेंटीमीटर का, दो स्पर्श त्रिज्या वाले हैं, ये त्रिज्या है इसकी 3-3 सेंटीमीटर की, त्रिज्या कहीं भी रहे उतना ही होंगी, ठीक। यहाँ पे तो आपको पता है कितना का एंगल बनता है? 90-90 का बनता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जब 60 है तो इसको समद्विभाजक मतलब ये 30 होगा और ये भी 30 होगा, होगा ना? तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं, ये जब हमारा 3 है, ठीक है? इधर भी हमारा 3 ही है। हम लोग ले लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल लेते हैं, इसका नामकरण जैसे कर ले, इसका नाम O डाल देते हैं, इसका नाम A डाल देते हैं, इसका नाम B डाल देते हैं, इसका नाम P डाल देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि OB अपॉन लिख लेंगे BP। क्या लिखेंगे? OB, OB क्या है दोस्तों? तो ये आपका बेस, और BP क्या है दोस्तों? तो BP आपका हाइपोटेनियस है ना? BP आपका जो है हाइपोटेनियस, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस नहीं बल्कि ये है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? देखेंगे इसका रखिए रूट tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू आप बताएंगे कि 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू, इक्वल OB का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 3, है ना? तो BP का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो BP का वैल्यू जो आ जाएगा 3√3 हो जाएगा, 3√3 आ जाएगा। तो इसलिए स्पर्श रेखा की लंबाई हमें पता चल गई। स्पर्श रेखा की लंबाई ही तो बतानी थी। ऑप्शन नंबर क्या आई? डी करेक्ट हो गया, 3√3। चलिए आगे देखेंगे। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 24 डेसीमीटर है, ये देखेंगे 24 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा ये बताना है। परिमाप क्या होगा दोस्तों? तो देखिए परिमाप निकालने का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है इसका, परिमाप जो होता है दोस्तों इसका, वो होता है 2 रूट अंडर होता है आपका फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर, है ना? और प्लस होता है सेकेंड डायगोनल का स्क्वायर। ये सेकेंड डायगोनल आप मान लो, ठीक। ऐसे होता है तो √2, फर्स्ट डायगोनल कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर लोगे कितने हो जाएंगे? 576। तो यहाँ 576 डालो, प्लस दूसरा क्या है? 10, 10 का 100, यानी 576 प्लस 100 जोड़ेंगे तो 676। ये 676 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों? तो आप बता देंगे 26 का होता है। 26 और बाहर 2 है ही, 2 और 26 से गुना करेंगे कितना आएगा? 52, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एम स्क्वायर माइनस 1 ये 8 से विभाज्य है, तो एम का वैल्यू आपको बता देना है कि क्या आएगा। किससे विभाज्य है? 8 से विभाज्य है। तो देखिए 8 से जब विभाज्य कह रहा है तो एम एक यहाँ पे क्या होगा? हम कुछ भी, आप यहाँ पे एक सम संख्या आप मान के ही देख लीजिए, सम संख्या पूर्णांक कह रहा है, यहाँ पे विषम संख्या पूर्णांक और एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या। आप पूर्ण संख्या रख के देखिए यदि एम का वैल्यू, तो ये तो जीरो मान सकते हैं, जीरो में से एक घटेगा, मतलब कि यहाँ पे हम बता ही नहीं सकते हैं कि एक्चुअल में इसका यदि जीरो रखेंगे, जीरो में से घटेगा एक, तो ये 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दूसरा यदि रखते हैं हम लोग, एक प्राकृत संख्या रख लेते हैं। प्राकृत संख्या करने का मतलब 1 से लेके आप 9 तक की संख्या को ले सकते हैं। प्राकृत संख्या ये होती है ना। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या में हम सपोज कर लो 1 रख लेते हैं, तो 1 में से
1 घटा लो तो 0 आ जाएँगे, 0 से डिविजिबल। फिर एक यदि हम सम संख्या रख लेते हैं, सम संख्या सपोज़ कर लो 2 रखते हैं, तो 2 का ये कितने हो जाएँगे, 4 में से 1 घटा लो तो 3 आ जाएगा। क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। यदि हम यहाँ पे 3 रखते हैं, तो 3 तिया 9, 9 में से 1 घटा लो तो कितने हो जाए, 8, 8 से डिविजिबल है, यानी एक यहाँ पे विषम पूर्णांक हमको रखना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 से लेकर के 50 के बीच जो विषम संख्याएँ हैं, वो बताना है। 0 से लेके 50 के बीच विषम संख्याएँ की संख्या कितनी हो जाएँगी? बहुत ही आसान है दोस्तों, जितने भी बोल रहा है उससे बस उसमें डिवाइड कर दो, कितने हो जाएँगे आपके? 25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे, कह रहा है कि बिंदु ए और बी दिया हुआ है, मिलाने वाली रेखा एबी है, निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है? कौन-सा सत्य है? आइए इसको हम लोग दिखाते हैं कौन-सा सही होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम आपको बना के भी दिखा देते हैं, यहाँ पे हमने बना दिया। इसको हम लोग कहते हैं x, इसको x डैश, इसे y और इसे y डैश कहते हैं। अब कह रहा है क्या कि a और a का दिया है 3 और 4, तो ये पहला x होता है, दूसरा वाला y होता है। x कितना दिया है 3, 3 हम यहाँ पे मान लेते हैं, y की वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा कह रहा है कि माइनस में 5, माइनस इधर आता है, तो -5 हम लोग मान लेते हैं और प्लस में 4 बोल रहा है, तो प्लस में 4 सिर्फ यहीं पे होगा। मतलब कि जब हम लोग लाइन ये करेंगे तो ऐसा बनेगा, ये किसका? तो x के पैरेलल बना, x के समानांतर बना है, x अक्ष के क्या बना है? समानांतर बना है। एक्स अक्ष के समानांतर और वाई पे क्या बना है? लंब बना है। वाई पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लंब बनाएगा ना यहाँ पे, ये जबकि वाई है ना ये वाई वाली, तो वाई पे लंब बन रहा है जबकि एक्स के समानांतर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है एक्स के लंब है, बिल्कुल नहीं, ये काट दो। वाई के लंब है, हाँ बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी ही तो करेक्ट हो गया। राइट आंसर बी बनाएंगे, है ना। ये कह रहा है कि ए बी जो है पैरेलल होगा वाई के, नहीं वाई के पैरेलल नहीं, यदि एक्स रहता तब यहाँ पे ये सही हो जाता है सी नंबर, लेकिन हम लोग का क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है पाई बाई 2 कैसी एक संख्या है? पाई बाई 2 एक कैसी संख्या है बताइए? तो सीधे से पाई जहाँ भी दिख जाए आप कहाँ पे लेके आएँगे? ये अपरिमेय संख्या लेके आइएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बताना है आपको माध्यक का सूत्र बताना है दोस्तों, इसमें सूत्र आपको कौन-सा करेक्ट है? देखिए, फ़ॉर्मूला याद होगा, बहुत ही आसानी से बता पाएँगे। पहला ही ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, माध्यक का फ़ॉर्मूला यही होता है। n/2 माइनस CF L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए, एक्स अक्ष को किस समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है? एक्स अक्ष को किसके द्वारा निरूपित करते हैं? तो देखिए, एक्स अक्ष को यहाँ पे अभी फिर से हम आपको दिखा दें बना करके, यहाँ पे ये एक्स डैश होता है, ये एक्स होता है, सीधे वाई वाई ये वाई डैश होता है। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स अक्ष को किस समीकरण द्वारा निरूपित कर सकते हैं? तो किस समीकरण द्वारा? मतलब एक्स हमारे पास है तो वाई कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी तो एक्स को हम निरूपित कर सकते हैं। ये थोड़ी होगा, ये गलत है आपका, ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। देखिएगा, दिए गए चित्र एबीसीडी में, है ना? यहाँ पे आइए देख लेते हैं। एबीसीडी आपको दिख रहा होगा ये फिगर। कह रहा है कि इसमें एबीसी कहाँ पे है? एबीसी ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, ठीक है ना? और कह रहा है कि बीडीसी कहाँ पे है? बीडीसी ये कितना है? 90 डिग्री है। तब एसी 17 दिया हुआ है। एसी हमारा 17 सेंटीमीटर है, बीसी हमारा 15 है, बीसी हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो बीडी 12 है, बीडी है 12 दिया हुआ, तो हमें सीडी 9 है, ये सीडी 9 दिया हुआ, तो एबीसीडी का हमें चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बताना है कि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा एबीसीडी का चतुर्भुज का क्षेत्रफल? तो पहले हम लोग ये भी निकाल लेते हैं कि ये कितना होगा। जस्ट ये निकालने के बाद बता लेंगे। देखिए जब ये एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, आपके पास ये दिया हुआ परपेंडिकुलर, ये आपका दिया हाइपोटेनस, तो क्या हम बेस नहीं निकाल सकते हैं? बेस का फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, यानी 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर करोगे ना, तो निकालिए। 17 का स्क्वायर होता है कितना? 289 में से घटा लोगे 225, घटाओ तो कितने आ जाएँगे आपके पास? तो 4 और यहाँ से 6 या 64, यानी कितने आ गए? 8। हमारे पास बेस आ गया 8 आ गया। जब 8 आ गया तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, 2 हमारे पास समकोण है। एक यहाँ पे समकोण है, एक ये समकोण है। 2 समकोण को दोनों को जोड़ेंगे तो एक चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पे। बस बहुत ही आसानी से हम लोग कर लेंगे। पहला एक एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या होता है? 1/2 आधार, बेस यही ना है? बेस अभी जस्ट निकाले हैं 8 इंटू ऊँचाई, ऊँचाई मतलब ये है 15 और प्लस इस क्षेत्रफल को भी ले लो 1/2 और इंटू बेस, इसका बेस कितना है? यही है ना बेस इसका, तो इसका बेस दिया हुआ है कितना दोस्तों? तो इसका बेस 12 दिया हुआ है और हाइट इसका कितना है? 9 है। बस अब कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 6, तो ये कितना है? 15 चौके 60 और प्लस ये
6 नम्मा 54, जोड़ लो कितने हो जाएंगे 4 और 11, 114 आ जाएगा टोटल हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए 114 है क्या ऑप्शन में, तो यस ऑप्शन नंबर है आपके पास विकल्प यहाँ पे बी आपका सही होगा। देखेंगे आगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। बताइए किसको नहीं माना जा सकता है दोस्तों। कह रहा है कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। अध्यापक स्वीकार करते हैं कि दिए गई अनुन्वय क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर अवलोकन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। गणित और दूसरे पाठ्योत्तर क्षेत्रों के बीच जो है संबंधों का उजागर किया जाता है। तो आंसर आप यहाँ पे बता पाइएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा करेक्ट राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। देखिए कह रहा है यदि ए डजंट इक्वल जीरो, बी डजंट इक्वल जीरो और सी डजंट, मतलब ए का ना ही जीरो होना चाहिए, ना ही बी का, ना ही सी का जीरो होना चाहिए, देन हमको बताना ए स्क्वायर अपन बी सी, बी स्क्वायर अपन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपन ए बी का वैल्यू क्या होगा। आइए इसका बनाते हैं हम लोग यहाँ पे ले ले दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या जीरो। ओके, अब हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना इक्वल क्या होगा 3ab होगा ना, होगा। बस अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ये हमारा इक्वेशन पे। इस इक्वेशन में एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितने आ जाएंगे हमारा, एलसीएम ले लो तो ए बी सी एलसीएम हो जाएगा। ऊपर क्या क्या बचेगा हमारा, तो ऊपर में बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही बचेगा ना। तो ए प्लस बी प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना है 3ab और नीचे है ए बी सी से ए बी सी कट गया बच गया 3, यानी ऑप्शन नंबर आप बता दोगे राइट आंसर डी करेक्ट होगा आपका। देखिए यदि एक पहिए की त्रिज्या दिया है 0.25 मीटर, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगा। देखिए यहाँ पे ये दूरी दे दिया है दोस्तों और आपका ये त्रिज्या दिया है, तो हमें चक्करों की संख्या बताना है कितना होगा। चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो तय की गई दूरी बटे परिधि, बस नहीं रखना है। देखिए तय की गई दूरी जो है किलोमीटर में, पहले इसको हम लोग मीटर में लेके आएंगे। तो मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे 11 गुना कर देंगे, किससे गुना करेंगे 1000 से, 1000 से गुना कर देंगे, मीटर में आ गया। अब पहले से हमारा मीटर में है त्रिज्या, तो हम लोग परिधि से डिवाइड करेंगे तभी ना। तो परिधि क्या होता है 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 और आर, आर कितना है हमारे पास तो 0.25 और ये 100 ऊपर चला जाएगा काटोगे तो आप। अब इसे डिवाइड कर लो, जो कटने वाले हैं 11 से काटोगे तो ये 2 टाइम्स में कटेगा है ना, 25 से काटोगे तो ये 4 टाइम में कटेगा। और भी कटेंगे कि हाँ 2 और 2 ये 4 से 4 कैंसिल हो गए और एक बच गया 7, ये जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएंगे हमारे पास 7000 चक्कर लगाएगा वो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि वह चर मान जिसकी परम्परता वितरण में सबसे अधिक हो क्या कहलाता है, सबसे ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए दो बिंदु दिए हुए को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए इसे हम लोग बना कर देखते हैं। यहाँ पे दो बिंदु दिए हैं ए और बी, मान लेते हैं हम ए और बी। यहाँ पे एक सी मध्य बिंदु दे दिया गया है। इसको निकालने मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, x1 प्लस x2 अपॉन में होता है 2 है ना, y1 प्लस y2 अपॉन होता है 2, यही तो निर्धारक निकालना है। x1 कितना है देख लीजिए, x1 कितना है, x1 7 5 है और 3 9 है। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 7 5 और 3 9। देखिए यहाँ पे जो है ये पहला वाला है, ये x1 है, ये y1 है। तो देखिए 7 यहाँ पे रखेंगे है ना, और दूसरा कितना है 3, 3 बट्टे 2, दूसरा देखिए y1 कितना है 15 और y2 कितना है आपका 9, 15 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 15 9 हो जाएंगे आपके पास 24 हो जाएंगे, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और ये 7 3 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, यानी एक आया 5 और एक आया 12। देखिए 5 और 12 है क्या, 5 और 12, 5 यहाँ 15 नहीं था दोस्तों, 5 था, यहाँ 5 था, हमने 15 लिख दिया वो
मिस्टेक हो गया, तो 5 तो रहेगा ही रहेगा, तो 5 और 9 जोड़िए कितने हुए? 9 5 14, 14 का आधा 7, मतलब 5 और 7 है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर है आपका दोस्तों, सी करेक्ट होगा, है ना? वहाँ से मिस्टेक हो गया हमारा, हमको लगा 15 था, 15 नहीं आया तो 5 है दोस्तों, ठीक है? किन्हीं 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएँ खींची जा सकती है? कितनी खींची जा सकती है? बताइए। तो आप बता पाएँगे, 1 खींची जा सकती है दोस्तों, आंसर ए करेक्ट होगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका कि संख्या 2, 2, 4, 5 तथा 12 के लिए सही आपको बताना है, क्या होगा? सही क्या है यहाँ पे? तो आप बता देंगे, यहाँ पे जो होगा 2 और 2 4, 4 4 8, 8 5 कितने हो जाएँगे? 13 और 13 12 25। तो यहाँ पे बता पाएँगे कि बहुलक तो छोटा होगा, बहुलक तो 2 है, लेकिन 25 का हम यदि 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 संख्या है ना, तो कितने हो जाएँगे? 5 मतलब माध्यक माध्य बड़ा हो जाएगा, हमारा बहुलक छोटा, यानी ऑप्शन नंबर अब बी बता पाइएगा ना? देखिए, कह रहा है कि 20% 20% तथा 10% की क्रमिक बट्टे एक समतुल्य बट्टा होगा, कितना होगा? आइए तीनों को हम लोग निकाल के देख लेते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना है? 20 20 10, 20 20 10 दिया हुआ है, तो इसको निकालेंगे। पहला है 20 तो 80% सीधे घटा लीजिए, फिर 20 कह रहा है 80 और फिर कह रहा है 10 मतलब 90। अब सभी के नीचे में 100 लिखिए, है ना? और डिवाइड कर दीजिए किससे? 100 से। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो। 8 में 8 से गुणा करिए 64 गुने 9 बट्टे में 10 रहेगा। इसे गुणा करिए कितने हो जाएंगे? 36 और ये 54, 54 और 3 कितने होते हैं? 57 और 0 10 है तो मतलब 57.6 हो जाएंगे। 57.6 आ गया। तो हम लोग 57.6 कितने में से घटा लेंगे? 100 में से 57.6 को घटा लीजिए, कितने आपके पास आ जाएंगे? तो आपके पास आ जाएंगे 42.4 आ जाएगा। 42.4 ऑप्शन में है क्या? 42.4 देखिए, 42.4 यस, ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर, सी करेक्ट है, राइट आंसर सी होगा। देखिए, एक शतरंज बोर्ड में 64 बराबर वर्ग है और प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोर्ड के चारों ओर एक बॉर्डर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो शतरंज बोर्ड के किनारे की लंबाई बताना है, कितना होगा? कितना हो जाएगा शतरंज बोर्ड के किनारे की लंबाई? देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो ये 6.25 है। यहाँ से हम लोग भुजा निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, ए स्क्वायर बराबर लिखा गया है 6.25, है ना? इसको हटाइएगा तो ये 100 रहेगा ना, रहेगा, यानी ए की वैल्यू आप निकाल लोगे, ये 625 बट्टे 100 होगा, अंडर रूट में आ जाएगा। 625 का 25 होता है और 100 का 10 होता है, यानी 2.5 हमारा जो आ जाएगा भुजा आ जाएगा। भुजा 2.5 आ गया। जब भुजा हमारा 2.5 आ गया तो किनारों की लंबाई कितनी हो जाती है? किनारों की लंबाई इसका निकालिएगा, 2 सेंटीमीटर इसका बॉर्डर भी है, तो 2 और 2 दोनों साइड जोड़ेंगे, लंबाई और चौड़ाई में तो 4 हो जाएगा ना, तो सीधे लिखेंगे 2.5, है ना? कितना है बराबर? 64, 64 मतलब 8 सीधे निकाल लो, जोड़ देंगे कितना से? तो ये 2 और 2 4, दोनों साइड 2-2 जो बढ़ रहा है ना, 4 हो जाएगा। इसमें गुना करिए, कितने हो जाएंगे? 25 8 200 मतलब 20 हो जाएगा और प्लस 4 यानी कितने हो जाएंगे? 24। देखिए ऑप्शन में 24 है क्या? यस 24 है आपके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है ए बी सी त्रिभुज, है ना, और बी ई सी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी जो है बी सी के मध्य बिंदु है और त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बता देना है, कितना होगा? आइए इसे हम लोग बना के देखते हैं। देखिए दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी, यहाँ पे डाल देते हैं ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज जो है हमारा वो क्या है दोस्तों? तो ई बी सी, ई बी सी है। यहाँ से हमने इसे समद्विभाजित करके यहाँ पे डी एक ले लिया अपने से, ठीक है, मध्य माध्यिका ले लिया। अब कह रहा है कि माध्यिका जो होती है त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, बी डी ई का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा? बी डी ई का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो आप बता पाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का आधा हो जाएगा ना, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी सी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और जबकि बी डी ई का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 1 होगा, यानी 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा। देखिए है क्या 2 और 1 का रेशियो? तो यस 2 और 1 का रेशियो है, ऑप्शन नंबर
ए ही करेक्ट होगा आपका पहला। देखिए, गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। आइए देख लेते हैं कौन सा प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। कह रहा है क्या इसमें कि उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 है। कह रहा है कि उन संख्या का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। तीसरा कहा है कि 0 से लेके 8 के माध्य सभी अभाज्य संख्या को सूची बनाएं। चौथा कह रहा है कि आयत के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताएं। तो बताइए इसमें आंसर क्या होंगे हमारा दोस्तों। आंसर होगा ना कि ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है, जबकि बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। आंसर सीधे से हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि आयत बंद वाले होते हैं। अब देखिए कह रहा है यदि बहुलक माइनस माध्यक बराबर 24 है, तो कह रहा है कि माध्यक माइनस माध्य बराबर क्या होगा, ये बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए बहुलक माइनस माध्य बराबर 24 दिया हुआ पहले से। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बहुलक बराबर बहुलक माइनस माध्य लिखा हुआ क्या है ना, तो बहुलक माइनस माध्य, यहाँ पे बहुलक लिख लेते हैं, माइनस माइनस माध्यक बराबर कितना है 24 लिखा गया। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले ले, है ना। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका, और माइनस होता है 2 गुने माध्य होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पे ये रखेंगे कि यदि हम लोग लिखें बहुलक माइनस माध्यक, बहुलक माइनस हो जाएगा हमारा माध्यक, बहुलक माध्यक इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग 2 गुने माध्यक, और माइनस हो जाएगा 2 गुने माध्य, होगा ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 24, 24 दिया हुआ इक्वल में यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा माध्य माइनस माध्य बचेगा, है ना। तो 24 का आधा सीधे से कर लोगे तो 12, मतलब आप बताएंगे कि माध्य माइनस माध्यक माइनस माध्य कितना आ जाएगा 12, है क्या ऑप्शन में देखिए। यस, ऑप्शन नंबर आपके पास पहला ही करेक्ट है दोस्तों, कि माध्यक माइनस माध्य बराबर कितना है 12 है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक कमरा आकार में आयताकार है, इसकी एक सपाट छत है और 10 मीटर चौड़ा, 13 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इसे अंदर और बाहर की ओर सतह पर पेंट किया जाना है लेकिन छत पर नहीं, तो पेंट किए जाने वाला कुल क्षेत्रफल आपको बता देना है कितना होगा। कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए कुल क्षेत्रफल यदि निकालने चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 2 L प्लस बी होगा, है ना, इंटू एच होगा दोस्तों, और प्लस में हो जाएगा आपका एल बी, होगा ना ये फार्मूला। बस रखेंगे हम लोग इस पे जितना भी है, 2 और 2 में गुना करते सीधे यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 13 और प्लस 10 23 हो जाएगा, और गुने 5, और प्लस में लिखेंगे हम लोग 10 और 13 में गुना करेंगे तो 130 सीधे लिखना लीजिए। अब इसे सॉल्व करिए तो कितने हो जाएंगे 460, और प्लस हो जाएगा 130, यानी कितने हो जाएंगे हमारे पास 590। देखिए 590 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, 590 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है कि एक जूस जो है कितना 3500 में नगद उपलब्ध है, परंतु किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक को 1500 तुरंत भुगतान तथा प्रति तिमाही 3 समान किस्तों में खरीदता है। डीलर प्रति तिमाही संयोजित होने पर 12% वार्षिक ब्याज लेता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि हमको निकटतम में बता देना है कि कितना होगा। कितना होगा निकटतम में, देखिए निकटतम में यदि हम लोग जानेंगे तो एक जूस का नगद मूल्य 3500 रुपया है बोला है, भुगतान की गई राशि कितना है 1500 कर दिया है, तो कितना बच गया 2000 बच गया। इस 2000 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2000 को इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 3 किस्त दे रहा है दोस्तों, 3 किस्त के लिए तीनों हम लोग निकालेंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स निकालना है जो हमें, है ना, हो जाएगा 100, और बट्टे हो जाएंगे कितना 3% कह रहा है ना, तो 103, मतलब इसका हम लोग अ, ये जो कह रहा है तिमाही, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3% होगा ना पहला किस्त। दूसरा हो जाएगा 100 बट्टे 103 का स्क्वायर, दूसरा किस्त। तीसरा में हो जाएगा 3, है ना, 103 का क्यूब हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा आपका 2000 के बराबर होगा दोस्तों। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा एक्स, और इंटू यहाँ पे 100 और बट्टे 103 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 100 बट्टे 103, है ना, और प्लस में बचेगा 100 प्लस 103 का होल स्क्वायर, बचेगा ना, बचेगा।
इक्वल में 2000 रहेगा, इसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारे पास x इंटू हो जाएगा आपके पास 100 अपॉन हो जाएगा 103 इंटू ये कैलकुलेशन हम लोग सीधे कर लेते हैं 30909 अपॉन में आ जाएगा 10609 इक्वल में रहेगा आपके पास 2000 है ना। आगे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, देखिए तो x बराबर सीधे हम लोग लिख लेंगे क्या 2000 गुने हो जाएगा 103 और गुने में आ जाएगा आपके पास 10609 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 100 इंटू आ जाएगा 30909 है ना। इसको काटिए तो आप काटेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 7070.6 आ जाएंगे, मतलब हम 707 के लगभग बोल सकते हैं क्या। तो यस 707 देखिए है क्या ऑप्शन में, यस राइट आंसर आपके पास ये हो जाएगा। तो प्रत्येक किस्त का जो है निकटतम राशि हो जाएगी 707 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की उम्र उस बेटे की उम्र की 6 गुनी है। 4 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगा वो हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं पुत्र का x और पिता का 6 गुना है। यहाँ पे उसके पिता का और उसके सन का, इसे 6x और इसका x मान लिए हम लोग। अब कह रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि ये जो बेटा है उसका 4 साल बाद, तो इसका भी 6x प्लस 4 करेंगे, इसका भी 4 साल बाद। कह रहा है कि बाप 4 गुना हो जाता है तो बेटा को 4 गुना करेंगे तभी तो दोनों इक्वल होगा ना। अब इसे सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कितने हो जाएंगे 4x और प्लस हो जाएगा 16 इक्वल हो जाएगा 16x और प्लस 4 है ना। तो ये 4 में से घटाओगे तो कितना 8 और इधर घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे 8। तो 8 को यहाँ पे घटा देंगे 12 में से 4 16 में से 4 घटेगा तो 12 और इधर घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे हमारे पास। ये 6x है ना दोस्तों, 16 नहीं 6x है, तो ये घटेगा तो 2x हो जाएगा ना। और 16 में से 4 घटेगा तो 12, 2 से काटिएगा 12 को 6, यानी x का वैल्यू जो आ गया 6 आ गया। x का वैल्यू 6 आ गया, बेटा 6 और बाप जो रहेगा 36। तो हमसे पूछा गया पुत्र और पिता की वर्तमान 6 और 36 है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन में है आपके पास, राइट आंसर सी हो जाएगा। सेक्शन 4 है साइंस का। देखिए साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमको चयन करना है। क्या है आइए देखते हैं। पहला किया है हमको अभिकथन, कह रहा है कि रात्रि अवकाश में तारे पूरब से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तर्क कह रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब में घूर्णन करती है। बताइए क्या होगा दोस्तों। तो हाँ बात तो सत्य कहा है इसने, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन तो करती है और रात्रि में आकाश तारे जो है पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि आपका प्रेरित ईएमआई कारकों में से किससे स्वतंत्र है। ईएमआई जो है किससे स्वतंत्र है दोस्तों, बताइए किससे स्वतंत्र है। तो आंसर बता पाएंगे, यह स्वतंत्र है कुंडल का प्रतिरोध, है ना, कुंडल का प्रतिरोध। आंसर सी करेक्ट होगा हम लोग का। आगे देखेंगे, कह रहा है क्या 100 वाट के एक बल्ब 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा का खपत कितना होगा, कितना हो जाएगा बताइए। तो आपको पता है एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम होता है, बस हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। आइए तो एनर्जी एनर्जी तो हमें फाइंड करना है, एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, एनर्जी बराबर अभी जस्ट बताया ना आपको कि पावर इनटू टाइम। पावर मतलब शक्ति कितना है आपके पास 100 वाट है, 100 में टाइम कितना है आपके पास 1 मिनट का है, 1 मिनट मतलब उस सेकंड में चेंज करना होगा। तो आप गुना कर लेंगे 100 और 60 में कितने हो जाएंगे, 100 और 60 में गुना करिएगा तो आपके पास 3 जीरो, मतलब एक ही ऑप्शन है आपके पास 3 जीरो वाला, वो है ऑप्शन नंबर बी 6000 जूल हो जाएगा। राइट आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण के द्वारा मानव के कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। जल प्रदूषण के कारण कौन सा होता है बताइए। तो वह होता है आपका यकृत। आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी। जल प्रदूषण से यकृत में सीधा प्रभावित करता है, जिसके कारण जो है हेपेटाइटिस ए, है ना, लीवर कैंसर
और साइनोटॉक्सिन जैसी बीमारियां हो जाती है। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोगवाहक जीव है? कौन सा है बताइए? निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोगवाहक जीव है? बताइए कौन है? तो आंसर बताएंगे आप ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपैनोसोमा। कौन है? ट्रिपैनोसोमा है। राइट आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा, है ना। आगे देखेंगे, जैसे कि आपको और भी बता दें, ट्रिपैनोसोमा जो है ब्रूसी, यह नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इस रोग का वाहक जो होता है दोस्तों, वह शीशी मक्खी होती है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ऑटोटॉमी और पुनर्जनन अच्छी तरह से चिन्हित है। ऑटोटॉमी और पुनर्जन्म अच्छी तरह से चिन्हित है। किसमें चिन्हित है बताइए? तो यह बता पाएंगे आप इकाइनोडर्मेटा में। किसमें है? इकाइनोडर्मेटा में है, अच्छी तरह से चिन्हित है। देखिए, ऑटोटॉमी में शरीर के किसी अंग को स्वयं अलग कर देने की क्षमता होती है, जैसे रक्षात्मक तंत्र के रूप में होता है ना। पुनर्जन्म तो आप जानते हैं, इसमें इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु खोए हुए अंगों को फिर से विकसित करने में अद्भुत क्षमता के रूप में उद्गत है। देखिए, कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग, क्या कहलाता है वो? यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो, उसे हम लोग कहते हैं समवययी। क्या बोलते हैं? समवययी बोलते हैं, आइसोमेर्स बोलते हैं। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए, बर्फ पदार्थ की इसमें कौन सी अवस्था है? बर्फ जो है पदार्थ की इसमें कौन सी अवस्था है? बर्फ जो है वो कौन सी अवस्था है? तो वो सॉलिड अवस्था में है। आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन ए हो जाएगा। वही पानी में आ जाए तो लिक्विड हो जाएगा, है ना। देखिए आगे, कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नीचे दी गई धातुओं से अभिक्रियाओं पर विचार करना है आपको। क्या क्या है? देखिए, दिया है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक का सही आपको प्रक्षण बताना है। कौन सा है सही इसमें प्रश्न दोस्तों? तो सही प्रश्न जो होगा मैग्नीशियम से सबसे अधिक तीव्र अभिक्रिया तथा कॉपर से कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। तो आंसर हम लोग का जो होगा करेक्ट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब पहले मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर आएगा, है ना। मैग्नीशियम सबसे ऊपर होने वाले तनु हाइड्रोक्लोरिक में सबसे तीव्र अभिक्रिया है, जबकि हाइड्रोजन गैस देता है दोस्तों। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या है? एक समान रूप से त्वरित वस्तु में डैश होता है। क्या होता है एक समान से? तो आंसर बता पाएंगे, उसमें जो होता है दोस्तों, यह होता है स्थिर बल। क्या होता है? स्थिर बल होता है। एक समान रूप से त्वरित वस्तु में स्थिर बल होता है। यानी हम बता पाएंगे कि F इक्वल क्या होता है? ma, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे देखिए, क्या होता है जब एक प्रखनली में अम्ल के घोल को क्षार के घोल में मिलाया जाता है? क्या होता है बताइएगा? क्या होता है जब एक प्रखनली में अम्ल के घोल को क्षार के घोल में मिलाया जाता है? क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है, देखिए ऑप्शन, इसमें जो होता है दोस्तों, विलयन के तापमान बढ़ जाता है। विलयन के क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। आगे कह रहा है कि विलयन का तापमान कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं, तो बढ़ता है। आगे कह रहा है विलयन का तापमान समान रहता है, नहीं, ये तो बढ़ता है। नमक का निर्माण होता है, हाँ ये बिल्कुल सही बोला है, नमक का निर्माण भी होता है। यानी आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कृत्रिम खाद मतलब वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कृमि या कीड़े का उपयोग किया जाता है? बताइए, किसका उपयोग करते हैं? जो कृमि खाद होती है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, किस कृमि या कीड़े का उपयोग करते हैं हम लोग? तो आंसर बताइएगा, वो है केचुआ, है ना। किसानों के मित्र को हमको क्या कहते हैं? केचुआ कहते हैं। आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और केचुआ जो दोस्तों आपको बता दें कौन से संघ में आता है? ये एनिलिडा संघ का जंतु है ना। देखिए, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? किसका मान अचर रहता है दोस्तों? तो आपको पता है ओम के नियम हम लोग क्या लिखते हैं कि V इक्वल क्या लिखते हैं? RI लिखते हैं ना, रेसिस्टेंस इनटू करंट। तो यहाँ पे जो होगा
तापमान स्थिर रहता है दोस्तों, है ना। हम लोग का ताप जो होता है वो अचर रहता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सही आपको चुनना है, कौन इसमें सही है। आइए सही चुनते हैं। कह रहा है क्या कि सीरम बराबर रक्त प्लस फाइब्रोनेजिन। बिल्कुल यहाँ पे गलत है दोस्तों। लस्सी का होता है प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी का, नहीं, उसमें तो 70% वाटर ही रहता है लस्सी का में, प्लाज्मा में, सॉरी प्लाज्मा में, है ना। प्लाज्मा कह रहा है प्लाज्मा बराबर रक्त में से घटा दो लिम्फोसाइट से, नहीं, रक्त जो बना होता है दोस्तों वह बनता है किस किस से? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और विटिकाणु से बनता है, वटिकाणु से। आंसर हम लोग का बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। और सीरम जो होगा दोस्तों, सीरम या प्लाज्मा में से आप निकालना होगा फाइब्रोनेजिन, तब जाके सीरम बनता है ना। यहाँ पे जोड़ने से नहीं बल्कि इसको घटाने से बनेगा। ओके, देखिए, और रक्त जो है क्या है? संयोजी ऊतक है। आपको पता है रक्त शरीर के भार का कितना % होता है? हमारे शरीर का 7% का होता है रक्त, है ना। देखेंगे आगे, कह रहा है क्या? फनारिया डैश प्रभाव से संबंधित है। फनारिया जो है डैश प्रभाव से संबंधित है, तो यह बता पाएंगे, यह है ब्रायोफाइटा से, है ना। फनारिया जो है ब्रायोफाइटा प्रभाव से संबंधित है। फनारिया का सामान्य जो है ग्रीन मॉस या फिर रस्सी मॉस भी कहा जाता है इसे। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। टेरिडोफाइटा को पादप सरीसृपी कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को पादप सरीसृपी कहा जाता है दोस्तों, है ना। आगे देखेंगे, इनमें कौन सी दो कथन जो है अभिकथन ए और कारण आर है। नीचे दिए गए विकल्प को चुनकर प्रश्न का उत्तर आपको देना है। आइए देख लेते हैं हम लोग। पहला है हम लोग का अभिकथन, कह रहा है कि विविधताएं हमेशा जीवित रहने में जीव को लाभ प्रदान करती है। कारण कह रहा है कि गलत डीएनए प्रतिलिपि के कारण भिन्नताएं हो सकती है। आंसर क्या बनेंगे हम लोग का? आंसर बनेगा कि यहाँ पे ए जो है दोस्तों असत्य है, लेकिन आर क्या है आपका? सही है। आंसर हम लोग का डी करेक्ट बनेगा। विविधता का लाभ जो होता है परिवेश पर निर्भर करता है ना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह से पानी वायुमंडल में चला जाता है, वो कौन सी प्रक्रिया है बताइए? कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? तो वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया है ना। जैसे हम लोग पानी उबालते हैं तो ऊपर जो प्लेट पे लग जाती है ना, वो वाष्पीकरण के कारण ही लगती है। तो आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन आपसे है, निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध का उदाहरण है? बताइए सहजीवी संबंध का उदाहरण कौन है इसमें दोस्तों? सहजीवी संबंध का उदाहरण है शैवाल और कवक। आंसर हम लोग का ए करेक्ट होगा। सहजीवी संबंध को जो है लाइकेन भी कहा जाता है ना। देखिए शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है दोस्तों, जबकि कवक जो है शैवाल को आश्रय और खनिज जल प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका है वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का प्रयोग होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है, किसमें उपयोग होता है? तो यह उपयोग होता है दोस्तों क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में होता है। क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में होता है। आंसर हम लोग का बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा उसका क्या था दोस्तों? तो मुख्य मुद्दा था ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो सम्मेलन से, है ना। और क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे कब 1997 में दोस्तों जापान के क्योटो में अपनाया गया था, है ना। आगे देखिएगा, सेक्शन नंबर हम लोग का 5 है। सेक्शन नंबर 5 में है जनरल नॉलेज। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा गया है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह द्वारा पुरुष को सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? यह किस काल में बनाई गई है? तो यह बनाया गया है राष्ट्रकूट के कालों में बनाया गया है। उनके राष्ट्रकूटों के समय में बनाया गया है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं जिसमें 17 ब्राह्मण को है, जो गुफा संख्या
13 से लेकर 29 तक है, और 12 जो है बौद्ध के लिए है, 1 से लेकर 12 तक, जबकि 5 जो है जैन दिगंबर के लिए। गुफा संख्या आपको बता दें 30 से 34 तक के लिए है। गुफा क्रमांक 16 में जो है बना कैलाश मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका निर्माण जो है राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे कहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लीग बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लीग बनाने के लिए बहुत मेहनत किए थे, तो वह कौन है बताइए। उनका नाम था वुडरो विल्सन। क्या है? वुडरो विल्सन, है ना। वुडरो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का नेतृत्व किया तथा वर्साई की संधि के 14 बिंदुओं को तैयार किए, जिनमें से अंतिम बिंदु विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र संघ का निर्माण, है ना। 1919 में 44 राष्ट्रों के हस्ताक्षर के साथ जो है राष्ट्र संघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था, और 1920 में राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? बताइए कब लागू हुआ था दोस्तों? तो आंसर बताइएगा। यह लागू हुआ था 1972 में, 1972 में। आंसर बी करेक्ट होगा। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों नेशनल पार्कों तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की स्थापना हुई थी। भारत वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में दिसंबर 2025 में बता रहे दोस्तों आपको, संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 107 राष्ट्रीय उद्यान, जबकि 573 वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, और 115 जो है संरक्षण रिजर्व, और 58 मतलब 58 टाइगर रिजर्व, और 220 जो है सामुदायिक रिजर्व शामिल है। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या जो है कहाँ पे है? अंडमान एवं निकोबार में 96 है दोस्तों। कितने हैं? 96 है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? कितना है भाग बताइए। तो आप बता पाएंगे दोस्तों, वो है 71। कितना है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, है ना। पृथ्वी के 70.8 लगभग 71 बोल सकते हैं हम भाग पर जल है, जबकि 29 लगभग 30 से 29.2 भाग पर जो है क्या स्थल है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, कह रहा है कि उस नदी का नाम बताना है आपको जिस पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। वह कौन सा नदी है बताइए। भाखड़ा नांगल जो है दोस्तों आप बता पाएंगे, यह सतलज नदी पे है। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। पंजाब हिमाचल प्रदेश में जो है सतलज नदी पर बनाई गई है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा बांध जो है विश्व का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वीय बांध है, जो कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों? 226 मीटर ऊंचा है। और यह बता दें कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली होता है इस परियोजना से लाभान्वित होता है। हीराकुड बांध परियोजना पूछा जाए कौन से नदी पे है दोस्तों? याद रखेंगे महानदी पर है ना। पोचमपाद परियोजना कहाँ पे है? तो यह गोदावरी नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पे है। चूटक परियोजना सुरू नदी पे है। नींबू बजगो परियोजना सिंधु नदी पे है। और इंदिरा सागर परियोजना बताइए नर्मदा नदी पे है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अहस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिए थे। क्या तर्क दिए थे दोस्तों? तो वह तर्क दिए थे कि व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए। व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए। आंसर हम लोग का क्या होगा? राइट आंसर डी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है कि किस देश में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वो है आपका यूएसए में। इसमें सबसे ज्यादा यूएसए में है ना। रेल मार्गों की लंबाई जो है यूएसए में, आप बता दें विश्व में प्रथम है यूएसए। और भारतीय रेल बता दें एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। विश्व में देखा जाए तो चौथी है, और एशिया में कौन है? तो पहली है, दूसरी है, एशिया में दूसरी है। देखिए कह रहा है कि देशों को लोकतंत्र में परिवर्तन करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। किसे करना पड़ता है? देशों को लोकतंत्र में परिवर्तन करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। वो है मूलभूत। क्या है दोस्तों? मूलभूत। आंसर होगा हम लोग का सी करेक्ट होगा। देखिए कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं होता है? कौन से व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो वो कौन है व्यक्ति? पागल या दिवालिया हो, है ना, उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। आंसर ए करेक्ट होगा।
आगे कह रहा है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण जो है जनमत संग्रह है, आरंभन है, प्रत्यावर्तन है और लोक निर्णय, ये सब है। कह रहा है क्या कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में बिहार के किस जिले में सड़क घनत्व सबसे अधिक है? कौन से जिला में सबसे ज्यादा सड़क घनत्व है? तो आप बता पाएंगे सबसे ज्यादा जो है शिवहर में है। आंसर आपका ए करेक्ट होगा। बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? यह होता है एल्यूमिनियम। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, एल्यूमिनियम में। निम्नलिखित अभिकथन और कारण के विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। क्या है हमारा अभिकथन? देखिए कह रहे हैं विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र है। कारण इसका देखिएगा इन विद्या विशेष में अंतः संबंध है। क्या हो जाएगा करेक्ट? हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आंसर ए करेक्ट होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? कौन नहीं है बताइए? आंसर आप बता देंगे भूजल है, तालाब है, नदी है, लेकिन महासागर नहीं है। आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवन के लिए खतरा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवन के लिए खतरा नहीं है? कौन नहीं बताइए? तो आंसर बताएंगे संरक्षण के प्रयास। आंसर सी करेक्ट होगा, संरक्षण के प्रयास। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? किसकी भूमिका प्रमुख थी बस्तर आंदोलन में? तो बस्तर आंदोलन में आप बता दें भूमकाल विद्रोह, है ना, उसे भूमकाल विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसमें जो था गुंडा धुर का जो है प्रमुख विशेषता थी, जो 1910 में हुआ था दोस्तों। मीन कैंप किन की रचना है? मीन कैंप जो है ये किन की रचना है? मीन कैंप आप बता देंगे ये हिटलर की रचना है। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान जो हिटलर के नेतृत्व में हुआ था, है ना। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो है कब हुआ था पारित? तो ये हुआ था 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। कह रहा है कि चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। कौन थे विरोधी? चिली में जो है सुधार कार्यक्रम के विरोधी कौन थे? तो उनके विरोधी थे ये सभी थे, जमींदार थे, अमीर लोग थे और चर्च के लोग थे, ये सभी थे। यानी आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। आरटीआई कौन दाखिल कराता है? आरटीआई कौन दाखिल कर सकता है? तो आरटीआई जो है दोस्तों दाखिल जो करते हैं वो करते हैं केवल और केवल भारतीय नागरिक करते हैं, है ना। ये बता दें आपको शासकीय और प्रशासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जून 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम पारित किया। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 के एक के तहत जो है एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है ना। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? पीवी नरसिंह राव जी थे। जो वीपी सिंह जो थे वह 3 दिसंबर को, है ना, 1989 को देश के नाम अपने पहले संदेश में संविधान संबोधन करके सूचना का अधिकार प्रदान करने का शासकीय गोपनीयता कानून में संशोधित करने का सर्वप्रथम घोषणा किए थे। सूचना के अधिकार सबसे पहले स्वीडन देश में आया था। कब? 1766 में, 1766 में बनाया गया था। अब आगे जो सेक्शन आता है हम लोग का सेक्शन नंबर 6, यह होता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। आपको इसमें कौन सी संख्या आगे जुड़ेगी ये आपको बताना है। चुने कि कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है, कौन सी आगे आएगी बताइए। तो इसे कैसे हम लोग देखेंगे दोस्तों? देखिए तो आप देखेंगे यहाँ से 9 से 11, है ना। क्या है दोस्तों? 9 से यहाँ पे 11 हो गया। फिर आप देखेंगे कि 11 से 13, है ना, एक गैप अभी छोड़िए यहाँ पे। 13 से आप देखेंगे 15 हो गया, 15 से फिर 17। तो हमें क्या 17 के बाद क्या आना चाहिए?
17 के बाद जो है कितना का डिफरेंस सब में आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 17 के बाद 19 आना चाहिए। 19 वाला कौन है, ये है शुरू में, नहीं ये नहीं, यानी एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट। 19 के बाद 33 फिर रहेगा। अब आगे बताना है आपको, क्वेश्चन आपसे फिर क्या है, APZLT, इसके बाद देखिए ए के बाद सी आया है, कितना बढ़ा है, तो आप देख पाएंगे 2 बढ़ा है, तभी तो सी आया। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 के बाद 2 5, 5 या 2 7, 7 के बाद 9, तो 9 क्या आता है, 9 के लिए आई यूज किया जाता है। आई किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आई से शुरू होने वाला। आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया, दिए गए अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों को हमें पूरा करना है। आइए देखते हैं क्या होगा। पहले तो इसे डिवाइड कर लो, कितने कितने वर्डों में आप डिवाइड करना है। तो एक कंडीशन हम लोग मान लेते हैं, इसे टोटल पहले काउंट कर लो कितने हैं, तो यहाँ पे 3 और 4 7, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो क्या हम इसे 6 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, 6 के ऐसे 3 ग्रुप हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 3 4 5 1 6, यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। फिर आगे 6 कर दीजिए यहाँ पे, तो 3 और 3 6 यहाँ पे कट गया। अब इधर में आपके पास बच गए 3 और 3 6। अब इसे हम लोग बनाते हैं, तो देखिए सी के बाद सी आया है, तो यहाँ पे तो सी रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे सी कर दीजिए, है ना, यहाँ पे आपका सी आ जाएगा दोस्तों, सी आएगा। अब देखिए सेकंड में सी है क्या, इसमें यस है, इसमें भी सेकंड में सी है, इसमें सेकंड सी नहीं है, मतलब काट दीजिए, इसमें भी सेकंड सी है, यानी अभी तक हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब देखिए डबल सी के बाद क्या लगा होना चाहिए, डबल सी के बाद ए लगा होना चाहिए, डबल सी के बाद ए, है ना। दूसरा में ए है क्या, तो इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, अभी तक तीनों ऑप्शन जीवित है। फिर देखिए सी के बाद क्या है, फिर एक और सी है, सी है ना, तो सी है क्या लास्ट में, लास्ट में सी, इसमें नहीं है, ऑप्शन बी काट दीजिए, या तो ए या तो हमारा डी आना है। शुरू में क्या होना है, डबल सी के बाद ए आना चाहिए, डबल सी के बाद ए, एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए कह रहा है क्या हमसे, निम्नलिखित श्रृंखला के अध्ययन करें और प्रश्न का हमें उत्तर देना है। ये जो हमारे पास श्रृंखलाएं दी गई, इसमें कह रहा है कि कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या आती है, कितने 8 है जिनके पहले एक सम संख्या आती है, वो आपको बताना है। तो 8 के यहाँ पे तो सम संख्या है ही नहीं, यहाँ इधर तो है ही नहीं। आगे देखिए, आगे ये 8 है यहाँ पे, तो क्या इसके पहले सम संख्या है, नहीं है, ये भी हटाइए। क्या और भी देखिए यहाँ पे भी, ये भी विषम है, मतलब इनमें से कोई नहीं आया है दोस्तों, हमारा एक भी नहीं आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं आया। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर सी से उतना ही दूरी पे है जितना क्यू से एक्स है। तो क्यू कितना पे आता है आपको पता होना चाहिए, क्यू जो होता है दोस्तों वो 17 पे आता है, और एक्स जो आता है आपका 24 पे आता है, ठीक है, और सी जो आता है 3 पे आता है। तो आप खुद देखिए 17 से ये कितना बढ़ा है, 7 है ना, 17 से 7 पर है, तभी तो 24 आएगा ना। तो हमसे पूछा गया है सी से उतना ही दूरी पे वो कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, तो सी से आप देखेंगे 7 यदि बढ़ा दो तो 10, 10 पे क्या आता है, जे, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है क्या कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक हमने एक पुरुष दे दिया, ठीक है ना, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, एक यहाँ पे हमने महिला डाल दिया, ये पुरुष हो गए, पुरुष को हम लोग पॉजिटिव दिखाए। कह रहा है कि कह रहा है महिला ने कहा, वह मेरी माँ, इनकी माँ, माँ की माँ, की माँ का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र कहने का मतलब इनके पुत्र, मतलब इनके भाई हुए यहाँ पे, ये आदमी, ये जो आदमी है यहाँ पे रहेंगे, इनके भाई हुए। कहने का मतलब है कि इनकी मम्मा कहेंगी तो मम्मा के भाई को क्या कहा जाता है, मामा कहते हैं ना। तो मतलब पूछा जा रहा है कि स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, मतलब भगनी होंगी उनकी। तो देखिए ऑप्शन नंबर है क्या, भगनी का, तो आप आंसर बता पाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट आंसर डी, भतीजी भगनी बोल सकते हैं यहाँ पे है ना, तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपसे है कि यदि एक किताब की कीमत कितना रुपया है, तो 515 रुपया है। एक किताब की कीमत कितना है, 515 रुपया है ना, और आप 3 किताब खरीदते हैं, तो आप कितना भुगतान करेंगे, बस इसमें गुणा कर लो ना, अब 3 से कर लो, 5 3 जा 15 और कैरी 1 मतलब कि 4 होगा, है ना, और 5 3 जा 15 कितने होंगे, 1545, 1545 है क्या ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट है, राइट आंसर डी होगा। कह रहा अनुक्रम का अगला पद क्या होगा, पॉइंट
0.02, 0.006, 0.0018, तो आगे क्या आना चाहिए? देखिए यहाँ से इसका 3 मल्टीपल्स है ना, फिर यहाँ से भी इसका 3 मल्टीपल्स है, तो इसका भी 3 मल्टीपल्स करना लीजिए। 18 × 54 होता है, 54 वाली एक ही ऑप्शन है, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर सी बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए श्रृंखला में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है? देखिए 12 से 20 आया, कितना बढ़ा है? 8 बढ़ा है। फिर यहाँ पे कितना बढ़ा है दोस्तों? तो 11 बढ़ा। पहले तो 8 बढ़ा, फिर 11, फिर यहाँ पे कितना बढ़ा? तो आप देखेंगे 14 ये बढ़ गया। फिर आगे देखिए कितना बढ़ा? तो ये 17 बढ़ गया। तो आगे कितना बढ़ना चाहिए? देखिए 8 3 11, 11 यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितना बढ़ा है? 3। यहाँ से भी कितना? 3 बढ़ा, यहाँ से भी 3, तो आगे भी 3 ही तो बढ़ाएंगे, यानी 20 यहाँ से इंक्रीज होना चाहिए। 62 और 20 कितना? 82 होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, 82 होगा, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन आपसे कहा गया है क्या कि एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा। एक तस्वीर है यहाँ पे, हम लोग मान लेते हैं कि एक यहाँ पे तस्वीर है ना। कौन कह रहा है? सुरेश कह रहा है। यहाँ से सुरेश ये कह रहा है, इंडिकेट कर रहा है कौन? सुरेश, इस तस्वीर को। ठीक, कह रहा है कि वह मेरे पितामह, कौन है? यह मेरे पितामह के एकमात्र बेटे की एकमात्र पुत्री है, तो सुरेश उस तस्वीर से कैसे संबंधित है? बताइए कैसे संबंधित है? देखिए पहले तो आपको समझा दे, यहाँ पे रिलेशन कह रहा है, यहाँ पे बराबर हम लोग रीड करते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश कहता है, यहाँ पे सुरेश है, ये सुरेश कहता है इस तस्वीर की ओर देखते हुए कि वह मेरे पितामह, पितामह कहने का क्या मतलब है कि पिता के भी पिता, उन्हीं को पितामह कहते हैं। तो इनके जो पिताजी हैं उनके भी पिता पितामह हो गए। अब कह रहा है क्या? पितामह के एकमात्र बेटे, एकमात्र बेटे ये हो गए। बेटे की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री है, यहाँ पे इनकी पुत्री है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हुआ? भाई बहन का संबंध हुआ। तो सुरेश उस तस्वीर से कैसे संबंधित है? बता दीजिए कैसे संबंधित है दोस्तों? उसके भाई लगेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।